स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक और नई यूनिट, नाम है ऑल्टरनेट करंट, एसी। एसी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एसी साइनोसाइडल होता है। साइनोसाइडल मतलब जो साइन के ग्राफ को फॉलो करे। साइन का ग्राफ कहता है कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मैक्स तक जाती है, फिर 0 आती है, फिर नेगेटिव मैक्स तक जाती है और फिर 0 हो जाती है। ये साइन का ग्राफ है। 0 डिग्री पर साइन होता है 0, 90 डिग्री पर साइन होता है मैक्सिमम, 180 पे होता है ये फिर से 0, और 270 पे होता है मैक्सिमम विद ऑपोजिट साइन, 360 पे ये फिर से 0। इसी तरीके का ग्राफ फॉलो करता है आपका करंट या ईएमएफ, ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेट ईएमएफ। अच्छा, ये ग्राफ एंगल या टाइम दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। करंट और ईएमएफ का ग्राफ टाइम के साथ जब बनता है तो हम उसको कहते हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कहां से आया उससे परेशान मत होना, मैं अभी उसको समझाता हूं। ऐसे ही आपका ईएमएफ का ग्राफ बनेगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे ईएमएफ आपका ऑल्टरनेट ईएमएफ है, ठीक है। अब ये साइन ओमेगा टी कहां से आया, अब हम इसकी बात करते हैं। पहले एक इक्वेशन ली हमने, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइनोसाइडल। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। हम जानते हैं ओमेगा होता है थीटा बाय टी, तो यहां से थीटा बन जाता है ओमेगा टी। थीटा अगर ओमेगा टी है तो आप कह सकते हो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे टी है टाइम और ओमेगा है टाइम का फंक्शन। अगर मैं आपसे ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा होता है एंगल बाय टाइम। अगर आपका एंगल पूरा का पूरा 2 पाई है यानी कि 360, तो उस वक्त टाइम होगा टाइम पीरियड, कैपिटल टी। इस बात पे ध्यान दें। इसकी यूनिट हम जानते हैं रेडियन, इसकी यूनिट हम जानते हैं सेकंड, तो ओमेगा की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर मिनट। अब अगर आपको कभी रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट मिले तो समझ जाना वो ओमेगा नहीं है, वो ओमेगा नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ओमेगा का एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, ये एक फॉर्मूला है। हाँ जी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये भी एक फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक बात तो यहां पर हमने सबसे पहले समझा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, उस थीटा को लिख दिया ओमेगा टी। आगे बढ़े, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन। जो इस चैप्टर का था वो तो काम हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे ईएम वेव में बात करूं तो वहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये पूरी साइन की, ये पूरी इसकी इक्वेशन बनती है। इसमें आपका ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टी, एक टाइम फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है आपका के क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, ये है इनिशियल फेज। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया इनका मतलब क्या है, इनका मतलब एक ही है। जरा ध्यान दो सब बच्चे, अगर मैं आपको एक वेव बना के देता हूं, तो उस वेव में, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं भैया मिड से स्टार्ट करो, ये लो। अब जिसका भी मिड आप लेना चाहो, थोड़ी मेरे हाथ से गड़बड़ बन गई हो तो बात दूसरी है। यहां से लेके यहां तक का मिड, ये क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के मिड के बीच का डिस्टेंस आप कह सकते हो लैम्डा होता है। दो ट्रफ के मिड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होता है।
दो क्रेस्ट के बीच में कितने एंगल का वेरिएशन आया? मैं अगर आपसे पूछूं यहां से लेकर यहां तक आपने कितना एंगल चला, तो आप कहोगे भैया पूरा 360। दो ट्रफ के बीच में कितना एंगल चला? पूरा 360। अच्छा, दो क्रेस्ट के बीच में टाइम कितना लगा? पूरा कैपिटल टी। दो ट्रफ के बीच में टाइम कितना लगा? पूरा कैपिटल टी। तो आप कह सकते हो 2 पाई इक्वल है टाइम के, इक्वल है लैम्डा के। ये तीनों एक जैसे हैं। 2 पाई का मतलब एक वेव, टाइम पीरियड का मतलब एक वेव, और वेवलेंथ का मतलब भी एक वेव। इन तीनों का मतलब है एक वेव साइकिल। वन वेव साइकिल एंगल की फॉर्म में 2 पाई होती है, टाइम की फॉर्म में टाइम पीरियड होती है, और डिस्टेंस की फॉर्म में वेवलेंथ यानी कि लैम्डा होती है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब के क्या है? 2 पाई/लैम्डा। 2 पाई और लैम्डा तो एक ही बात है। हाँ, तो के कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? 2 पाई/टी। 2 पाई और टी तो एक ही बात है, बिल्कुल सही, इसलिए ये एक कांस्टेंट है। अच्छा, अगर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होए तो क्या होगा? 2 पाई/लैम्डा मल्टीप्लाई में एक्स। आप जानते हो डायमेंशनली एक्स और लैम्डा इक्वल है, तो एंगल ही तो बचा। तो के एक्स की यूनिट क्या आई? रेडियन। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं ओमेगा टी की, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, ये होता है स्मॉल टी। फिर वही बात, इस कैपिटल टी और इस टी की यूनिट तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? फिर से इसकी यूनिट क्या आई? रेडियन। तो आप ये कह सकते हो ना कि भैया जो भी हमने चीज रखी है साइन के अंदर वो सब एंगल हैं। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। ये एंगल आपको टाइम की रिस्पेक्ट में जवाब दे रहा है, ये एंगल आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में जवाब दे रहा है, और ये इनिशियली कितना फेज था वो बता रहा है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं भैया इनिशियल फेज क्या होता है? मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ फेज में। देखो, इसको भी हम आगे समझेंगे भी नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये एक वेव है। अरे यार, इस वाइट वेव से ये ऑरेंज वेव कैसी है? एक एक केस बना लिया, अब एक और देखो। एक तो इस वाइट वेव से ऑरेंज वेव कैसी है, अब इस वाइट वेव से ये ऑरेंज वेव कैसी है, और अब इस वाइट वेव से ये ऑरेंज वेव कैसी है। कोई आपसे पूछे ना ये दोनों वेव्स कैसी हैं, तो आप कहोगे सेम फेज की हैं, दोनों एक ही वक्त पर जीरो होती है, दोनों एक ही वक्त पर 90 पर पहुंचती है, दोनों एक ही वक्त पर 180 पे पहुंचती है, दोनों एक ही वक्त पर, तो ये तो एक जैसी है, ये है सेम फेज। फिर ये कैसी वेव है? ऑरेंज वाली को देखो आप, ऑरेंज वाली पहले आ जाती है, जब व्हाइट वाली 0 पे थी ऑरेंज वाली ऑलरेडी 90 पे थी, तो आप कहोगे भैया ऑरेंज लीड कर रही है। या इसका उल्टा, व्हाइट वेव लैग कर रही है। अब इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले में ऑरेंज लैग कर रही है और व्हाइट लीड कर रही है। मैं यहां पे 3 बातें समझ चुका हूं। सेम फेज का मतलब दोनों एक ही फेज में चल रही है। लीड करने वाली 90 डिग्री आगे है, लीड करने वाली 90 डिग्री आगे है, लैग करने वाली, सॉरी मैंने लैग नहीं बनाया, ऑपोजिट है। एक मिनट रुको, मैंने ध्यान नहीं दिया इस वाली पे। ये तो केस ऑपोजिट का है, एक दूसरे से उल्टी है बिल्कुल, 180 डिग्री का फर्क है। ऑरेंज इज ऑपोजिट टू
व्हाइट वेव। लैग की बना देता हूं। ये व्हाइट वेव है और ये पीछे रह गई एक ऑरेंज वेव, ये लैग कर रही है। ऑरेंज, लैग, व्हाइट। अब मैं अगर इन सबको एक साथ दिखाऊं, तो देखना जरा, ये दो वेव्स हैं, ए और बी, ए बी सी डी, ए बी सेम फेज में, सी डी ए एंड बी इन सेम फेज। सी लीड कर रही है ए को, डी लैग कर रही है ए को या बी को, और सी ऑपोजिट है डी से या डी ऑपोजिट है ए से। तो ये सारी बातें फेज की हैं भैया, ए की दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो सेम इन फेज। सी लीड कर रहा है ए को, डी लैग कर रहा है ए को। अच्छा, और आप क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर ऑपोजिट का मतलब क्या है, 180 डिग्री। यहां मैं नोट डाल रहा हूं एक नोट, सेम 0 डिग्री, लीड 90, लैग -90 और ऑपोजिट 180। तो ये हैं आपके फेज। अब कोई क्या भैया इनिशियल फेज क्या है, अच्छा जरूरी नहीं है लीड लैग 90 0 180 हो सकता है 30 डिग्री का इनिशियल फेज हो, 45 डिग्री का इनिशियल फेज हो, तो वो इनिशियल फेज कहलाता है जहां से शुरू किया। हो सकता है आपने जब ऑब्जर्व करना चालू किया वो वेव यहां थी, तो ये उसका इनिशियल फेज बन जाएगा। ये तो डिस्टेंस है, एंगल कहाँ है, ये रहा, तो ये है आपका इनिशियल फेज। कोई दिक्कत? तो मैंने आपसे इनिशियल फेज की बात कर ली, मैंने आपसे साइन और साइनोसाइडल के मतलब की बात कर ली। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। याद रखेंगे एसी हमेशा स्किन पे फ्लो करता है, सरफेस पे फ्लो करता है, ठीक है। एसी ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है, एसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, एसी साइनोसाइडल होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। और कोई एक आध पॉइंट आया तो बता दूंगा। अब देखो डायरेक्ट करंट में मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ये कोई साइन के ग्राफ को फॉलो नहीं करता, ये हमेशा वायर के कोर में फ्लो करता है, ये झटका देता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, वगैरह वगैरह। एक और पॉइंट ले लो, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो एसीडीसी की ये बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू की। अगर आपसे कोई पूछे आरएमएस वैल्यू क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अंडर रूट लिया है, दो वैल्यूज के स्क्वायर का मीन कर रहा हूं, दो वैल्यू के स्क्वायर का मीन करके उसको अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो वो बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या होता है, हमारे करंट की वैल्यू जो है एसी करंट की, वो फ्लक्चुएट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर वो ऑल्टरनेटिवली फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि एक बार प्लस में जा रही है एक बार माइनस में जा रही है, तो उसके अगर मैं मीन वैल्यू निकालूंगा तो 0 आ जाएगी। आप खुद सोच के चलो, +5 और -5 का मीन क्या निकलेगा, 0। लेकिन +5 का स्क्वायर करो
और -5 का भी स्क्वायर करो और उसका मीन निकालो और उसका अंडर रूट करो, तो आंसर क्या आएगा? प्लस से लेके -5 तक की वैल्यू। और असलियत में होना भी चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो आपका वेरी कर रहा है प्लस से लेके -5 तक की वैल्यू में। तो आरएमएस वैल्यू आपको एक्चुअल वैल्यू दे देती है एसी करंट की। दूसरी बात, ये सॉल्व करके दिखाया और कुछ नहीं। अब आपको ध्यान रखना है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू एसी, एसी के करंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू। अब अगर आपसे कोई पूछे आई आर एम एस क्या है, तो आई आर एम एस है आई वर्चुअल, आई एसी, ठीक है, या आई आर एम एस या आई इफेक्टिव। इसको आई इफेक्टिव भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी नाम से बोलो, बात एक ही है। और वो होती है डीसी करंट के मैग्नीट्यूड का 1/√2। डीसी करंट के मैग्नीट्यूड का 1/√2। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकली आप एसी करंट को मेजर कैसे करोगे। भाई हम डीसी करंट को मेजर करते थे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, लेकिन गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग देता है नल पॉइंट से इधर और उधर। एसी करंट फ्लक्चुएट करता है 1 सेकंड में 50 बार, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो वो उसी वायर को 50 बार लेफ्ट ले जाएगा, 50 बार राइट ले जाएगा। कितनी भी पतली वायर हो, कितना भी कम सस्पेंशन हो उसका, वो टूट जाएगी थोड़ी देर में, 1 या 2 सेकंड के अंदर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 बार किसी वायर को बार बार हिलाओगे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो टूट जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर फेल हो जाएगा और रीडिंग भी नहीं ले पाओगे आप इतनी जल्दी 50 सेकंड, 1/50 सेकंड में। दूसरी चीज, हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगा लें। अब आप कहोगे भैया इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है हम एक काम करेंगे, हम कैथोड और एनोड दो रॉड बनाएंगे, कैथोड और एनोड दो रॉड बनाएंगे और उनके अंदर करंट पास कराएंगे। लेकिन फिर से एक एसी करंट है, तो जो चार्ज होगा वो बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा, ना कभी कैथोड पे पहुंच पाएगा ना एनोड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों रॉड, दोनों इलेक्ट्रोड अपने आप को 1 सेकंड में 50 बार स्विच करेंगे। 50 बार वो कैथोड बनेगा, 50 बार वो एनोड बनेगा। और अगर वो अपने आप को इस तरीके से स्विच करता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, तो बिल्कुल भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंचेगा। कितना भी चार्ज, 5, 10, 15, 20, कुछ भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंचेगा, ना कैथोड पे ना एनोड पे। अच्छा, तो अगला एक ही पॉइंट रह जाता है, वो है हीटिंग इफेक्ट। अब कोई आपसे पूछे हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि हीट होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट आई स्क्वायर आर टी होता है, ये एसी के लिए भी रहेगा और डीसी के लिए भी रहेगा। डीसी जो करंट है उसके लिए जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम एसी के साथ कंपेयर करके देख लेंगे। एसी के लिए हम उसे बना लेंगे आई इफेक्टिव। अच्छा, अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो एक चीज का फर्क आता है, वो है √2, 1/√2। उस 1/√2 से हम जज करेंगे कि किस चीज में गड़बड़ आई। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था। मान लो किसी एक वायर में 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है डीसी। मान लो किसी एक वायर में 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है डीसी, और जो दूसरी वायर है उसके अंदर एसी करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी हमें पता लगाना है कि भाई 10 एम्पेयर है या क्या है। तो हम क्या करेंगे, हीटिंग मैकेनिज्म से पता करेंगे। पहली वायर में जिसके अंदर 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, वहां जो एनर्जी थी वो थी 20 जूल, और दूसरी वायर में भी अगर 20 ही जूल आती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर भी करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पेयर ही है। डीसी करंट तो 10 एम्पेयर है, एसी करंट कितना हो गया, 10 एम्पेयर का √2। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये वैल्यू निकाली कैसे? ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कंपेयर करके निकाली है। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने दो चीजों को कंपेयर करा है। ठीक है, इसलिए इसको हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं उसकी। तो इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू का मतलब है ये एसी की वैल्यू नहीं है, ये डीसी के हीटिंग इफेक्ट से कंपेयर की हुई वैल्यू। क्योंकि और कोई चारा था नहीं हमारे पास एसी को मेजर करने का, तो हमने उसको कंपेयर करा। ठीक है बेटा, तो आई आर एम एस आएगी 10/√2। क्यों 10 क्या था? 10 था आई नॉट। आई नॉट मतलब वो करंट जो डीसी से कंपेयर किया हमने। अब इधर ध्यान दो, आई
आई डीसी का मतलब है आई नॉट का मतलब है आई पीक का मतलब है आई मैक्स। तो डीसी करंट मैक्सिमम करंट होता है, पीक करंट होता है या नॉट करंट होता है। इन चारों को भी हम एक जैसी नोटेशन देते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आपके ये काम आएगा, आपको वी नॉट कहे, वी डीसी कहे, वी पीक कहे या वी मैक्स कहे, एक ही बात है। वी आरएमएस कहे, वी एसी कहे, वी वर्चुअल कहे या वी इफेक्टिव कहे, एक ही बात है। और ये चारों होते हैं वी नॉट बाय रूट टू। ऐसा ही है करंट के लिए। पहले ये सारी बातें समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं हम मीन वैल्यू ऑफ करंट की। मीन वैल्यू का मतलब क्या है? मीन वैल्यू का मतलब है ये। तो यहां तक के लिए जो हम टाइम पीरियड लेंगे वो लेंगे हाफ टाइम पीरियड के लिए जब हमने करंट की वैल्यू निकाली तो एक्सप्रेशन यही है, आई इज इक्वल्स टू आई का इंटीग्रेशन टाइम की रिस्पेक्ट में, तो dt से मल्टीप्लाई किया, dt से डिवाइड किया, ठीक है। मीन वैल्यू है इसलिए लिमिट ली 0 से लेके t/2 तक। आई एसी के लिए इसलिए उसको खोल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटीग्रेट कर दिया dt की रिस्पेक्ट में। आई नॉट बाहर कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन होकर आया t लिमिट 0 से t/2 तक। तो इस स्मॉल t की जगह पे एक बारी t/2 रखेंगे, -0, वैल्यू आई आपकी t/2। तो हमारा जो बाहर एक्सप्रेशन आ गया इंटीग्रेशन से वो है आई नॉट t/2, अंदर है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाय t/2 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, जिसकी लिमिट है 0 से लेके t/2 तक, ठीक है। ओमेगा भी बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा टी पे लिमिट लगा दी, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा खोला हमने 2π/t में, और t की वैल्यू t से काट दी, ठीक है। 2 की वैल्यू 2 से काट दी, बचा क्या हमारा कॉस ओमेगा, ठीक है। और यहां पर वैल्यू ली टाइम की 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। कॉस 0 हम जानते हैं 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, वैल्यू पुट करी, -1 माइनस -1 इज इक्वल्स टू -2। बाहर नेगेटिव साइन पड़ा है जो इंटीग्रेशन से आया था, जब हमने इंटीग्रेशन किया था साइन का, तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल्स टू 2I0 डिवाइडेड बाय 2πt, ठीक है। 2 पहले से भी है बाहर, देखना जरा, हाँ। तो नीचे तो 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई मीन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2/पाई आई नॉट। आप जानते हो पाई की वैल्यू होती है 3.17, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.667 आई नॉट। तो आई मीन की वैल्यू क्या है आपकी, आई मीन इज इक्वल्स टू 0.667 टाइम्स ऑफ आई नॉट। यह है आपका आई मीन एसी करंट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू की। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने किस प्रॉपर्टी की मदद ली, हीट की। तो हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी, इफेक्टिव वैल्यू एसी के लिए। तो चेंज इन हीट हो जाएगा आई इफेक्टिव आर डी टी। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं हीट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेट किया, डीएच का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक की लिमिट में, 0 से लेके टी तक की लिमिट में जो टाइम है, अब मैं पूरी एक साइकिल के लिए ले रहा हूं 0 से लेके टी तक। आई नॉट का स्क्वायर बाहर, आर बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके टी तक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी में हम यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में dt, ठीक है। 2 बाहर लिया,
तो H इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2R, 2 बाहर आने पर, और अंदर क्या वैल्यू रह गई, 0 से लेकर t तक की लिमिट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा, अगर कोई बच्चा मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। जो बच्चे प्रवेश सर पे पढ़ते हैं उनको पता होगा, कसम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, तो h इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई में r, 0 से लेके t तक की लिमिट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अच्छा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे dt की रिस्पेक्ट में, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे dt की रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है जो भी मैंने आपको बताया था। अब इधर आ जाओ, तो हीट आ गया आपका आई स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई में r, और अंदर इंटीग्रेशन कर दिया हमने 1 का dt की रिस्पेक्ट में जो आया t, और t की लिमिट है 0 से लेके t तक, इसलिए आ गया t माइनस 0, खत्म कहानी। और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन dt की रिस्पेक्ट में 0 से लेके t तक बना 0। कहां से बना, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, पीछे सॉल्व करवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो हीट की वैल्यू आ गई आपकी आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। पहले आई नॉट बाय 2 था ना, इसको मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया, आई नॉट डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर RT। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं हीट तो होता है आई इफेक्टिव का स्क्वायर RT, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो आई इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है आई नॉट बाय √2। आई नॉट क्या है आपका, आई DC बोल सकते हो या आई पीक। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, जरा ध्यान दो। एक आई मीन की 2 बाय पाई आई नॉट, और एक आई RMS की आई नॉट बाय √2। ठीक है, इसको आप 2 बाय पाई आई DC या आई मैक्स भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात खत्म हुई, आई AC और DC के बीच में रिलेशन क्या है। अब इसमें ध्यान देना, जो चीज यहां पे लिखी है वही चीज बनेगी आपकी, जैसे करंट के लिए वही चीज बनेगी आपकी पोटेंशियल के लिए या EMF के लिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं EMF का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर। ठीक है, तो EMF अगर आपका इफेक्टिव हुआ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो वो बन जाएगा आई इफेक्टिव इंटू आर। आई इफेक्टिव कितना है आपका, आई नॉट बाय √2, तो ये बन जाएगा आपका ई नॉट बाय √2। तो यहां से ई इफेक्टिव आया ई नॉट बाय √2, और ई मीन आएगा 2 बाय पाई ई नॉट। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे AC सर्किट, containing resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर। जरा ध्यान देंगे, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, या इनके साथ रेजिस्टर और इंडक्टर का पेयर, रेजिस्टर और कैपेसिटर का पेयर, या तीनों एक साथ, कैसे यूज करेंगे। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ओनली। ठीक है भैया, रेजिस्टर आप जानते हो क्या है, इंडक्टर हमने लेसन नंबर 6 में देखा था, कैपेसिटर ये भी हम जानते हैं क्या है, लेसन नंबर 1 में देखा था। ठीक है, इनके तीन एक्सप्रेशन है, एक V इक्वल्स टू आई आर, एक E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एक V इक्वल्स टू क्यू बाय सी। अब इन एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे AC सर्किट में। ठीक है, इससे पहले हम ये जरा जान ले कि फेज क्या होता है। मैं एक बार बता चुका हूं फेज,
फिर दोबारा एक बारी समझा रहा हूं आपको फेज और फेजर डायग्राम। जरा इस पे ध्यान दो। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साइनोसाइडल वेव का। एक, दो और तीन। अगर मैं इसमें आपसे बात करूं ग्रीन कलर की वेव का, तो ग्रीन कलर की वेव पीछे है व्हाइट कलर की वेव से, ऑरेंज कलर की वेव आगे है व्हाइट कलर की वेव से। तो यहां पर आप कह सकते हो, मैं इनको नाम दे देता हूं, ए, व्हाइट कलर की वेव को नाम दे रहा हूं मैं बी, और ग्रीन कलर की वेव को नाम दे रहा हूं सी। ए लीड्स बी, दूसरा सी लैग बी। और ए और सी की बात करूं तो ए एंड सी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एक तो ये बातें समझ में आई फेज और फेजर डायग्राम की, ठीक है। दूसरी बात, क्या इसको किसी और तरीके से भी दिखाया जा सकता है? देखो, अगर ये किसी इनिशियल फेज या इनिशियल एंगल, थीटा बोल लो आप इसको या ओमेगा टी, पर आपकी वैल्यू है ई नॉट की, और ये है आपका ईएमएफ ई, तो इससे ये करंट क्या होगा आप समझिए, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, जो ऑरेंज कलर का बनाया है। तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री पीछे है, तो ये लैग कर रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, आई नॉट। तो आप कह सकते हो आई लैग कर रहा है ई से यहां पे। और अगर मैं एक ग्रीन कलर की लाइन बनाऊं तो वो लीड कर रहा है, उसको मैं आई डैश नाम दे रहा हूं, ठीक है। एक बार अब इसी तरह से हम ये चेक करेंगे कि करंट या ईएमएफ किन केसेस में लीड या लैग करता है, रेजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में, या किसी और केस में, ठीक है। तो पहला केस ले रहे हैं हम, एसी सर्किट containing resistor only। एक एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर है, ये एसी सप्लाई है, ये एसी सर्किट है जिसके अंदर एक एसी सप्लाई है, और ये है आपका रजिस्टर आर। हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो एसी के लिए पहले क्लोज सरफेस के लिए इसको करते हैं, फॉर क्लोज्ड सर्किट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ईएमएफ हो जाएगा आई आर। अब हम जानते हैं एसी के लिए
आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहां से आपके पास ई की वैल्यू आई आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं ई तो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो वैल्यू थी ई नॉट बन गई। तो अगर मैं इक्वेशन 3 को देखूं और इक्वेशन 1 को देखूं तो दिखाई देता है दोनों साइन ओमेगा टी पे, यानी कि दोनों का फेज सेम है। रजिस्टर वाले केस में दोनों का फेज सेम है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, फेजर डायग्राम या फेज ऑफ E and I is सेम, क्योंकि दोनों साइनोसाइडल है, दोनों साइन को मान रहे हैं, कोई कॉस को नहीं मान रहा, या ऐसा नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि दोनों का एंगल अलग है, दोनों का एंगल ओमेगा टी है, कोई इनिशियल फेज दिखाई नहीं दे रहा। तो फेज क्या बनेगा इनका, देखो ये है E और ये है I, ये हो गया आपका आई नॉट, यहाँ पर ये हो गया आई नॉट माइनस का, ठीक है, और ये है आपका ई नॉट। अगर इसको दूसरे तरीके से दिखाए तो जो दूसरा फेजर डायग्राम बनवाया था, ये है E, तो ये है I, दोनों सेम फेज पे। इस फेजर डायग्राम में एक चीज अलग देखने को मिलती है, वो है इनिशियल फेज, ठीक है, दोनों का फेज सेम है। तो अभी तक तो हमने इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करके इनके फेजर डायग्राम देखे कि दोनों सेम फेज में। अब मैं अगर इक्वेशन 2 और 3 कंपेयर करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों इक्वेट होंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट आर, दोनों को डिवाइड कर दो √2 से, तो ये बन जाएगा ई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आई इफेक्टिव आर। आप ये भी कह सकते हो आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर। और यहां से दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट से, यानी कि ये है ऑपोजिंग फैक्टर, करंट को रोकने वाला, ठीक है। तो रजिस्टर ओनली में अपोजिंग फैक्टर मिल गया, रजिस्टर ओनली में फेजर डायग्राम पता चल गया, और ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, ये मैग्नीट्यूड का आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर। खत्म कहानी। इसके बाद दूसरा केस लेते हैं हम, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। देखो ये है हमारा इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है L, और ये है सप्लाई, एसी सप्लाई।
अब हम बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर ओनली की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो V होता है हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर में लेसन नंबर 6 में हमने ध्यान दिया था इस बारे में। यहाँ पे L है आपका इंडक्टर, इंडक्टेंस, ठीक है, इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। वहां बताया था हमने आपको, एक करंट कैरिंग कॉइल अगर खुद ही को इंड्यूस कर रही है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और एक कॉइल दूसरी कॉइल को इंड्यूस कर रही है तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर ईएमएफ है एसी सर्किट का, तो E प्लस वी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि E प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी ईएमएफ की, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से आपका ई डी टी, ई बाय एल डी टी आ जाएगा डी आई, या आप ये कह सकते हो कि डी आई आएगा ई बाय एल डी टी। अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू पुट करूं जो कि एसी के लिए है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो डी आई क्या आएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय एल। इंटीग्रेट बोथ साइड, डी आई का इंटीग्रेशन ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो आई आ जाएगा आपका ई नॉट बाय एल या ओमेगा वी माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा भी आएगा अपॉन में, और नेगेटिव साइन को अगर हम कॉमन ले तो एक चीज ऊपर रह गई, इंटीग्रेट करते वक्त ओमेगा नहीं लिया मैंने। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा होता है, उस ओमेगा को बाहर ले लो। नेगेटिव साइन ले लिया था मैंने, तो ये बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू आई ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन 90 माइनस ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ दो। अब इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। पहली इक्वेशन थी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अब दूसरी बनी है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ 90 माइनस ओमेगा टी है एस एच एम के हिसाब से। तो अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट के साथ, तो क्या दिखाई देता है? थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करने पे हमें ये दिखाई देता है। फर्स्ट इक्वेशन थी ईएमएफ की, और उसमें ईएमएफ कैसा है आपका, ऐसा। और सेकंड इक्वेशन में आपको 90 माइनस दिखाई दे रहा है, 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये करंट है, और ये ईएमएफ है।
अगर इसको यहां देखें तो ये है आपका ईएमएफ और ये है आपका करंट। अब जरा ध्यान दो, ओमेगा टी एंगल पे है आपका ईएमएफ ई, इसकी ई नॉट वैल्यू है यहां पे, और उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है आपका करंट आई। ठीक है, अब कोई कहे मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा ग्राफ, यानी कि ईएमएफ को ऊपर दिखा दे। मान लो एग्जाम में आपको ऐसा ईएमएफ आ जाए यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईएमएफ यहाँ पे है तो करंट यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत? यहां पर भी आपका एंगल जो है वो ओमेगा टी ही है। जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया तो हमें मिल गया फेजर डायग्राम, और हमें ये पता चल गया करंट लैग कर रहा है। इन केस ऑफ इंडक्टर, करंट लैग बिहाइंड बाय ईएमएफ। ये पॉइंट समझ आया यहां से। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऑन इक्वेटिंग क्या कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देखते हैं 2 और 3 में क्या था। ये दो इक्वेशंस थी बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या दिखाई देता है? आई नॉट की वैल्यू दिखती है, देखो ये दिखाई देता है आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, फिर वही √2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आई ईएमएफ क्या आ गया? ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। अब आप जानते हो ये करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये एक अपोजिंग फैक्टर है। इस ओमेगा एल को हमने नाम दे दिया एक्सएल, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल है क्या? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू एल या 2 पाई बाय टी एल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सएल किसका होगा, एसी का या डीसी का, चेक करते हैं। अगर मैं एसी की बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई न्यू, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसका एक्सएल भी होगा। एक्सएल होगा तो इंडक्टर अपोज करेगा एसी को, यानी कि ब्लॉक करेगा, क्योंकि अपोजिंग फैक्टर है। और अगर मैं आपसे बात करूं
डीसी की, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो उसका ओमेगा भी 0 होगा और उसका एक्सएल भी 0 होगा। और अगर एक्सएल 0 है तो इंडक्टर अपोज नहीं करेगा एसी को, इंडक्टर अलाउ करेगा डीसी को, एसी बोल रहा हूँ, सॉरी। इस बात को समझो, अपोजिंग फैक्टर काम क्या करता है? अपोजिंग फैक्टर हमें बताता है कि जिस चीज के पास फ्रीक्वेंसी है उसको तो मैं रोक दूंगा, जिसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको मैं अलाउ करूंगा, जाने दूंगा। ऐसा ही आपका केस बनेगा कैपेसिटर में। एक मिनट रुको। एसी सर्किट containing capacitor only। पिछले केस में हमने इंडक्टर लिया था और इंडक्टर में हमारे को पता था कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डीएल बाई डी टी। इस केस में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। ये आपका एसी सप्लाई है, ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब हम जानते हैं जो पोटेंशियल है वो है Q बाय सी। तो Q हो जाएगा CV, ठीक है। I इज इक्वल्स टू dQ बाय dt होता है, तो dQ हो जाएगा I dt फॉर AC सर्किट। I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो dQ हो जाएगा आपका I नॉट साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट बोथ साइड। dQ का इंटीग्रेशन आएगा Q I नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अभी Q की वैल्यू हमने देखी थी Q इक्वल्स टू CV, तो यहां से CV आएगा आपका I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये अपॉन में ओमेगा भी आएगा। बाय किरचॉफ्स लॉ CE बन जाएगा, CV बन जाएगा CE, कॉस ओमेगा टी की जगह आप रख सकते हो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, तो E आएगा आपका, एक चीज ओमेगा लिखना भूल गए हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते वक्त, अब ठीक है। नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। E इज इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन हट जाएगा, अंदर ले गए थे हम उसको, आई नॉट बाय सी ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। हम जानते हैं एसएचएम के हिसाब से E होना चाहिए E नॉट साइन थीटा। अगर इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन को से कंपेयर करूं जो मैंने ली थी एसी करंट के लिए,
तो करंट आ रहा है आपका ओमेगा टी पे, ध्यान दो, करंट आ रहा है आपका साइन ओमेगा टी पे, और ये आ रहा है साइन ओमेगा टी माइनस 90 पे। तो फिर वही फेजर डायग्राम मिल गया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ईएमएफ लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अगर ये करंट का ग्राफ है तो ये है आपके ईएमएफ का ग्राफ। ठीक है, दूसरा फेजर डायग्राम देखते हैं। अगर ये है आपका ईएमएफ तो ये है आपका करंट जो लीड कर रहा है। अगर आप करंट ये लेते हो तो ईएमएफ को लैग करते हुए दिखाना होगा, बात एक ही है। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने की। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलता है हमें? देखो, आई नॉट अपॉन में सी ओमेगा इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन में सी ओमेगा। √2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ई इफेक्टिव आ जाएगा आई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय सी ओमेगा, और आई इफेक्टिव आ जाएगा ई इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय सी ओमेगा। अब ध्यान दो, ई इफेक्टिव से जो अपोजिंग फैक्टर रखेगा वो इनवर्स में आना चाहिए, यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, इसे 1/c ओमेगा कर दिया। अब 1/c ओमेगा करा तो ये अपोजिंग फैक्टर बन गया है, और इसको नाम दे दिया एक्स सी, सी फॉर कैपेसिटर। ये है आपका अपोजिंग फैक्टर, किसको अपोज कर रहा है ये? करंट को। एक्स सी क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब फिर से वही जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, उसी पे ध्यान देंगे। एक्स सी है 1/c ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 1/c 2 पाई न्यू। न्यू इनवर्स में आ रहा है, इसका मतलब अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हुई तो उसका एक्सी छोटा होगा, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो उसका एक्सी इनफाइनाइट होगा। फॉर एसी, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है तो एक्सी क्या होगा? इनवर्सली
जो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली है, एक्सी क्या होगा, मिनिमम। तो अपोजिंग फैक्टर होगा मिनिमम, तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटर अलाउ करता है एसी करंट को फ्लो करने की। और अगर मैं बात करूं डीसी की, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एक्सी क्या है आपका 1/c2 पाई न्यू। वो 0 अगर अपॉन में आ जाए तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। का मतलब अपोजिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करेगा। आप ये भी कह सकते हो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे आपके 3 सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं। हमने 3 बातें करी। पहली बात, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को अलाउ करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। और रेजिस्टर तीनों को अलाउ करता है। अब जरा ध्यान दो, नोट, रेजिस्टर अलाउ बोथ AC as well as DC। पहला पॉइंट, कैपेसिटर अलाउ AC but block DC। इंडक्टर अलाउ DC but block AC। ये 3 बातें हमारे समझ में आई, ठीक है। फिर बात आती है अपोजिंग फैक्टर की। कौन से अपोजिंग फैक्टर है हमारे पास, एक है R, एक है XC, एक है XL। XC है 1/ω/C, यानी कि 1/2 π/ν/C। और XL है ω/L 2π/ν/L। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद बारी आती है करंट की। अगर मैं आपसे बात करूं पोटेंशियल की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल फॉर रेजिस्टर, V इक्वल्स टू IR। फिर आता है पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर, I इफेक्टिव XC। फिर आता है पोटेंशियल फॉर इंडक्टर, I इफेक्टिव XL। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशन है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे इनके बीच में रिलेशन निकालने की। अब मान लो आपने कहा कि भैया कुछ ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिससे याद रहे हमें कि किस में लीड कर रहा है, किस में लैग कर रहा है। तो ये ट्रिक बना ली, ट्रिक बोल लो, ठस्सा बोल लो, जो तुम्हारा मन करे, सिविल। ठीक है, तो इसमें एक कैपेसिटर जो है वो C है। कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, करंट आगे आता है। और जो इंडक्टर है वो L है, उसमें करंट लैग कर रहा है। इससे पता चल जाता है, याद करने का तरीका है। कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है और इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है। इस बात पे ध्यान देना। इसके बाद बारी आती है, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं सबको एक साथ दिखाऊं, तो देखो जरा, इस ग्राफ को समझना। छोटा सा ग्राफ है और इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
इस ग्राफ में मैं आपसे बात कर रहा हूं करंट और ईएमएफ की। तो पहला ग्राफ आ गया आपका करंट का, ये है करंट रेजिस्टर का। तो लीड करने वाला बन जाएगा कैपेसिटर का और लैग करने वाला बन जाएगा इंडक्टर का। देखो ये करंट है रेजिस्टर का, ये करंट है लीड करने वाला कैपेसिटर का, और ये करंट है लैग करने वाला इंडक्टर का। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये बना करंट के लिए। और अगर यही ग्राफ मैं बनाऊं पोटेंशियल के लिए तो क्या बनेगा? देखो पोटेंशियल लीड कर रहा है इंडक्टर का, सेम है रेजिस्टर का, और लैग कर रहा है कैपेसिटर का। पोटेंशियल लीड कर रहा है इंडक्टर का, लैग कर रहा है कैपेसिटर का, और सेम है रेजिस्टर का। ठीक है, तो ये बन गया पोटेंशियल के लिए। तो मैं पोटेंशियल और करंट को कंपेयर कर रहा हूं तीनों के लिए, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। ठीक है, अब जो हम आगे केस लेंगे वो क्या केस लेंगे, जरा ध्यान दो और इसको खुद करने की कोशिश करना। आज सिर्फ ये मैं टॉपिक समझा के छोड़ रहा हूं, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा। एसी सर्किट containing resistor and inductor in series। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में हो, तो क्या करेंगे हम? ये एसी सप्लाई है, ठीक है, ये लगा आपका रजिस्टर, ये लगा आपका इंडक्टर। करेंगे। ठीक है, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में, तो ग्राफ क्या बनेगा? देखो अभी पीछे हमने देखा था, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर। अगर ये ग्राफ है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ये, और ये क्या है रिजल्टेंट? L और R। अच्छा, आप ये सब जानते हैं कि यहां पर अगर मैं इसको एंगल अल्फा मान लूं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से VLR आएगा अंडर रूट V स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको नेक्स्ट क्लास में, और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर से एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर और कैपेसिटर इन सीरीज। रेजिस्टर और कैपेसिटर इन सीरीज, इसके लिए क्या बनेगा ग्राफ आपका? ये, और ये होगा आपका रिजल्टेंट V कैपेसिटर, V रेजिस्टर, और ये V कैपेसिटर रेजिस्टर। फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये आएगा अंडर रूट VC का स्क्वायर VR का स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सॉल्व करके लाना है, ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही है।